कड़े निकालने के लिए अपराधियों ने उसकी हत्या की और उसके पैर काट के कड़े निकाल के ले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है। और हम कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, प्रदेश की बड़ाई कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है, यही कानून व्यवस्था है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? आप कभी पूछते हैं कि किसके इलाके में जो घटना हुई है, कौन थानेदार, कौन डीएसपी, कौन एसपी इसका जिम्मेदार है? लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी तय नहीं करते और उल्टा जनप्रतिनिधियों को आगे करके और धरने प्रदर्शन खत्म करवा देते हैं। ये ऐसे चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप काम करना चाहते हैं, आप में अगर काम करने का मादा है तो जहां गलती होती है उन पे कार्रवाई कीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर एक तहसीलदार और एक और अधिकारी, दोनों ने मिलकर तालाब की जमीन को ही बेच दिया। आपने कार्रवाई की, आपने उसको सस्पेंड किया, लेकिन आपने एसीबी में केस क्यों नहीं किया? जब आपने यह समझा कि उसने गलत किया है, उसकी मंशा गलत थी, तो उस पे एसीबी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था उन लोगों पे, और या अगर उनकी गलती नहीं थी तो सस्पेंड नहीं होने चाहिए थे। क्या हम यही सुशासन है? और आपके विधानसभा की बात बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एसडीएम अपनी सीट पर बैठ के जो निर्णय करके गया राजस्व मामलों के, आज वही एसडीएम RAA बन के उन्हीं की अपील सुन रहा है। ये तो आप बताइए, संसदीय मंत्री बताएं कि जिस आदमी ने जो प्रकरण पहले सुना हो और उसी की अपील उसी के करवा रहे हो। न रहने दो। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? वो वही RAA ले गया जिसको मदन जी राठौड़ ने लगवाया था, इन्होंने हटवा दिया। वही है, वही है। तो ये जो बात है आपको समझनी पड़ेगी। और आप जो है वो तहसीलदार ही नहीं लगा पाए अब तक आपने क्षेत्र में। यानी मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसीलदार की पोस्ट तभी से खाली है, नवंबर से ही, फरवरी आ गया, तो हम दूसरी जगह का क्या सुशासन देंगे? जी राम जी, मेरे को ऐसा लगा है सरकार की भी जयराम जी हो गई है। आप लोग तो हो, आप तो हो, मेरे वालों को तो पता ही, आपको ही सुनाना है मेरे को तो। कई एमएलए ऐसे हैं जो यहां 5 दिनों की चर्चा में खूब प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। ना मुख्यमंत्री जी के ना ऐसे नहीं बोल रहे, वो तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोले। सरकार के खिलाफ, सरकार का मालिक तो मुख्यमंत्री होता है, पर इनका भी मरण है। यहां बोले तो आप मारो और नहीं बोले तो जनता मारे। ये जाए तो जाए कहां, किसको सुनाए अपनी बात, कहां रखें? ये हालत इन लोगों की हो गई है। आप बार बार डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। अब ऊपर वाले इंजन की बात करता हूं, पहले 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। विदेश नीति की परतें किताब ने खोल डाली, 56 इंच की सच्चाई कलम ने तोल डाली। सेना अध्यक्ष का सच जब संसद तक पहुंचा तो राहुल गांधी की आवाज पर पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली, पाबंदी लगा डाली। तो ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या बातें थी जो आप सुनना नहीं चाहते? राहुल गांधी जी ने 2 लाइनें दी थी ना मैंने। राहुल गांधी जी ने एक बात रखना चाहा, वहां पे रोक दिया। उन्होंने जो बात कही वो अपनी तरफ से नहीं की, जो उस समय के सेनाध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात कही और वो किसी मैगजीन के अंदर प्रकाशित हुई, वही तो बात कही। और
मैगजीन में छपी है। ये मैगजीन भी दिखाऊं क्या, जिस मैगजीन में छपी है? यानी कि कोई फर्जी नहीं है, एक एक चीज लेके आया हूं। और इतनी प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से, वो राहुल गांधी जी जो देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 बार के सांसद हैं और आपके महामानव से 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते हुए हैं, 2 जगह जीते हुए हैं। ये एक जगह बड़ी मुश्किल से जीते हैं, वो बंदा 2 जगह जीता है, 3 गुना वोटों से जीता है। जिसके पिताजी ने प्रधानमंत्री रहा है, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, इसके लिए आप इस प्रकार की बातें करते हो। वो जो बात कहते हैं वो हकीकत है। हो सकता है कि आप जो है शोर शराबे के अंदर इस प्रकार की बातें कहोगे। मैं 2 लाइनें उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, कि रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उन लोगों का निकलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया वो यहां मसला गया, जिसको फौलाद के साँचे में डलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, उस वक्त आंख में आंसू नहीं 16 निकलना चाहिए। आज राहुल गांधी की आंखों में 16 निकल रहा है, उसको सहन नहीं कर पाओगे आप लोग, ये बात मैं कहना चाहूंगा। अब मैं देश के, मैं नाम नहीं लूंगा, कि नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उन्होंने 2013 में एक चुनावी रैली में भाषण दिया था, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि आज ऐसी स्थिति आई है कि भारत सरकार और भारत का रुपया दोनों के बीच में स्पर्धा लगी है कि कौन ज्यादा गिरेगा, किसकी साख ज्यादा गिरेगी। रुपए की कीमत गिर रही है या दिल्ली में बैठे सरकार की कीमत गिर रही है, देश आज ये पूछ रहा है। उसी सज्जन ने कहा था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। रुपये की गिरावट सीधे सीधे प्रधानमंत्री की साख और उसकी गरिमा से जुड़ी होती है। रुपया जितना नीचे गिरता है प्रधानमंत्री की साख भी उतनी नीचे चली जाती है। ये नॉन बायोलॉजिकल एक सज्जन है, उनके द्वारा 2003 में कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भ्रष्ट राजनीति जो दिल्ली से चलती है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत का रुपया आज हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसे तुरंत एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से नहीं गिर सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया इतना पतला हो गया कि गिरता ही जा रहा है। किसने कहा था ये? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, अब साख नहीं गिर रही? अब नहीं गिर रही ना साख, क्योंकि साख उसी की गिरती है जिसकी साख हो। क्योंकि आप लोगों ने चुप्पी साध ली है। 2014 में जब आपको चार्ज देके गए थे ना, तब 59 रुपए, $1 की कीमत 59 रुपए के बराबर थी। और आज फरवरी 2026 के अंदर 92 रुपए $1 के बराबर हो चुके। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री के लिए आपने क्या नहीं कहा, और आज चुप्पी। चुप्पी जिस 2014 के बाद में पीआर की टीम तैयार की गई और
ये कहा गया कि भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। माननीय ऑपरेशन सिंदूर के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों से आग्रह किया है, आपके नेता बोलेंगे इन सारे प्रश्नों का वो जवाब देंगे, तो वो जवाब देंगे। इधर यहाँ से भी कोई नहीं बोले, वहां से कोई नहीं बोले। मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है ना, आपके नेता सक्षम है। मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है तो सीएम बनना पड़ेगा। देख लो, बीच में मत खड़े हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी मैं देख रहा था, हमारे एक राज्य मंत्री बाहर भाषण दे रहे थे, अमेरिका को घुटनों के बल टिका दिया है, 18% करा दिए पेनल्टी। मैंने कहा भाई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेना ने शौर्य, पराक्रम, वीरता के साथ पाकिस्तान को मुंह के बल गिराया, और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हमेशा पाकिस्तान का इलाज किया है। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 92,000 सैनिक घुटनों के बल टिका दिए, लेकिन हमारे चलते हुए युद्ध के अंदर ट्रंप साहब का बयान आता है कि मैंने सीज फायर करा दिया है, मैंने वॉर रुकवा दी है, और वो एक बार नहीं 70 बार ये बात बोल चुका है। और जो विदेश नीति की जो बात कर रहे थे ना, मैं उस पर भी आऊंगा, जो विदेश नीति की बात कर रहे थे, हमारा देश जहां पाकिस्तान के आतंकवादी आकर इस प्रकार की कायराना हरकत करके गए, उस पे हमारे देश के साथ कोई भी देश आके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ चीन, अजरबैजान, तुर्की, मलेशिया जैसे लोग के देश आके खड़े हो गए, और हमारे साथ एक देश नहीं आके खड़ा हुआ। यह विदेश नीति है। और वही पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को अमेरिका व्हाइट हाउस में बुलाकर नाश्ता करा रहा है, और आप बात कर रहे हो अमेरिका की। जब ट्रंप ने पहले भाषण दिया तो मोदी जी को नहीं बुलाया शपथ ग्रहण में, और वो बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार की बातें करता है, आप लोग भले ही सहन कर लेते हो, मैं सहन नहीं करूंगा, न मेरा दल सहन करेगा। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातें करें। हम लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन हम राजनीतिक कारणों की वजह से नहीं बोल पाते। ये वही देश है जहां इंदिरा गांधी ने अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस कर दिया था। ये वही देश है जहां महात्मा गांधी के आज सैकड़ों देशों के अंदर प्रतिमाएं लगी हैं, उन लोग उनको फॉलो करते हैं। और आज भारत के लिए अमेरिका किस प्रकार की बातें करता है। और आप सुनिए, यही नहीं, उन्होंने टैरिफ लगाया हम पे, टैरिफ के ऊपर पेनल्टी लगाई, और अब टैरिफ वापस 18% कर दिया। ये 18 से पहले कितना था ये भी बता दो, कितना था बता दो। 3% टैक्स था, जिसको बढ़ा के 50 किया, और अब घटा के 18 कर दिया। हम वाहवाही कर रहे हैं, ये 2-3 मंत्री तो बाहर जाके बाइट दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। और उसके जो हमने टैरिफ लगाया है वो जीरो टैरिफ, हम अमेरिका पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। और रूस जो हमारा मित्र देश रहा है, उससे भी तेल नहीं खरीदेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। कमाल है, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियां लगा लगा कर भेजा। क्या हालत, कोई बोलने को राजी नहीं। और जबकि कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे जो देश हैं, उन्होंने इस पे कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन हमारे देश की तरफ से कोई इस पे आपत्ति नहीं जताई गई। मैं समझता हूं मजबूरी होगी आपको। आप वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, जहां वंदे मातरम का जश्न होना चाहिए था, वहां हमने इसको विवादों में घेर दिया। कौन लोग हैं जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और वंदे मातरम गाने वालों को जेल के अंदर भेज दिया जाता था, कौन लोग थे वो जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया? आरएसएस के लोग थे जिन्होंने वंदे मातरम को नहीं अपनाया, और पीछे तक भी उनके हेडक्वार्टर पे
राष्ट्रीय तिरंगा नहीं लगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस सदन के अंदर आप लोग 115 लोग हैं ना, एक आप बता दो। 7 आदमी खड़े हुए हैं, यानी 7 ही हैं आरएसएस के, बाकी वैसे ही। ज्यादा आप ऐसे जो हैं, संगठन की चर्चा न करें। आप में से बता दें, पूरी बीजेपी के जो लोग हैं वो बता दें कि वंदे मातरम का कौन सा वो हिस्सा हटाया गया जिस पे विवाद हुआ है, कौन गा के बता दे, बता दो। इतने ही देशभक्त हो ना, आप लोग तो राष्ट्रभक्त हैं, आप लोग तो राष्ट्रभक्त हैं। हाँ सुनाओ, सुना दो, मैं बैठ गया। सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। आप नहीं सुना पाओगे क्योंकि अरे एक सब खड़े, मैंने अनुमति नहीं दी है किसी को, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आप ज्यादा उनकी चर्चा करोगे, ये भी सब खड़े हो जाएंगे। वो मैं समझ ऐसी गया। चर्चा न करो जिसके कहीं आपको दिक्कत आए। मैंने आपको कहा, आप बोलो। मैंने कोई गलत पूछ ले, ये तो आप बता सकते थे ना कि भाई कौन सी पंक्ति हटाई थी। मुझे पता था पहले ही, जब वीर झूल रहे थे फांसी के फंदों पर, तब ये दूर खड़े थे अपने ही धंधों पर। भगत बिस्मिल आजाद ने जब दी थी अपनी जान, इतिहास में ढूंढ कर बताओ कहां था इनका निशान, कहां था इनका निशान। ये बात मैं कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जो बजट घोषणाएं है ना, 2 बजट में आपने 2717 घोषणाएं की हैं, जिनमें से अभी और भी मेटेरियल, चिंता मत करो, बढ़ा दी अध्यक्ष जी ने मेरी। अभी नहीं बढ़ाया। ये अपन विदेशों की और 2717 जो आपकी बजट घोषणाएं है ना, अभिभाषण में, उनमें से 754 ही हुई है पूरी। ये हकीकत है। और पिछले साल की तो 18 से 20% ही पूरी हुई है। ये बेचारों की गलती नहीं है। यहां जो क्वेश्चन लग रहे हैं, मंत्री फंस रहे हैं, इनकी गलती नहीं है। जब 18% ही पूरी होगी तो मंत्री यहां तो सही जवाब देगा, कौन सा पुल बन गया, कौन सा नल लग गया, कौन सी सड़क बन गई, यही तो कहेगा। हाथ बता दी, सिविल लाइंस का दोनों ही ना बना, सहकार मार्ग भी नहीं बना। ये स्थिति है, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी चर्चा जो है पिछले दिनों जो कार्रवाई चली उनकी करना चाहूंगा कि नाम काटने जोड़ने का काम था। यानी कि मैं एसआईआर पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, और पंचायत राज के चुनाव यहां भी होने हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जिस एसआईआर पे बिहार में चर्चा होगी, जिस एसआईआर पे हरियाणा में चर्चा होगी, जिस एसआईआर पे लोकसभा में चर्चा होगी, हमें चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? हम कोई प्रक्रिया पे उंगली नहीं उठा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आप पे पूरा यकीन है और मैं चाहता हूं आपका साथ मुझे मिले। इसमें एसआईआर का जो मामला है वो बड़ा गंभीर था। वो पेन ड्राइव कहां से आई? जो फॉर्म सब बटे एक ही दिन में, जो फॉर्म बांटे गए, जिनका ऐतराज हुआ। एक सेकंड। एसआईआर पर हमारी ओर से कानूनन ऐतराज उठाया गया, आपने उसकी व्यवस्था दे दी। उस व्यवस्था का उल्लंघन करना ही अपने आप में गलत है, इसीलिए उस पर किसी तरह का कोई भी कथन एसआईआर में सदन में व्यवस्था दे चुका हूं।